फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फॉर्मेशन मतलब क्या कि आपको अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, लेट्स से आपको एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अभी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ ऑर्डिनरी बात कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ मैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा वाला केस कंसिडर कर रही हूँ। सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपका एक फंक्शन है, आपको इस फंक्शन के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप जस्ट इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दोगे लाइक दिस। ठीक है, डिफरेंशिएट तो कर देंगे, लेकिन डिफरेंशिएट कितनी बार करना है, आप इसको d2y/dx² भी कर सकते हो, तब आपको कुछ एक टर्म मिल जाएगा। सिमिलरली ऑन एंड ऑन यू कैन, कितनी भी बार आप डिफरेंशिएट कर दोगे आपको एक टर्म मिल जाएगा, बट कितनी बार टोटली हमें करना है ताकि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए, तो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट्स। कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है ये डिपेंड करता है कि आपके फंक्शन एफ ऑफ एक्स में कितने आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट्स हैं। ठीक है, अगर 2 आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट है तो उतने ही टाइम आपको डिफरेंशिएशन करना है। सो नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स y नीड्स टू बी डिफरेंशिएटेड। ओके, तो कितनी बार करना है, जितने आपके पास कांस्टेंट्स हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में फाइनल जो आपके पास यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसमें कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी आपके आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं प्रेजेंट होने चाहिए, तो उनको एक्चुअली आपको क्या करना है, उसको एलिमिनेट करना है, सारे कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। और वो तभी पॉसिबल है कि जितने आपके पास कांस्टेंट आए उतनी ही आपके पास इक्वेशंस बने, ताकि आप उनको एलिमिनेट कर पाओ। ठीक है, तो बेसिक फंडा यही है कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो उसमें आपको डिफरेंशिएट करते जाना है। कब तक करते जाना है, जब तक जितने आपके आर्बिटरी कांस्टेंट्स है उतने टाइम्स, और फिर उन आर्बिटरी कांस्टेंट्स को रिप्लेस करना है विद डिफरेंशियल्स। ठीक है, तो अगर इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं फिर और क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल ले लेते हैं हम छोटा सा। सो लेट्स से यू हैव द फंक्शन y² इज इक्वल टू 4ax, y² इज इक्वल टू 4ax। आपके पास ये एक फंक्शन है। अब बात ये आती है कि आर्बिटरी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। कोई इक्वेशन आपके पास है, उसमें आर्बिटरी कांस्टेंट होते कौन से हैं वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 4 एक कांस्टेंट है, a एक कांस्टेंट है। ये क्या होता है, फिजिकली हमने ग्राफ्स प्लॉट किए हुए हैं। ये एक होता है पैराबोला, पैराबोला होता है। ये किस टाइप का पैराबोला होगा, ये इस टाइप का एक पैराबोला मिलता है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 4 भी डेफिनेटली एक आपका कांस्टेंट है, ए भी एक कांस्टेंट है, बट इन दोनों में से आर्बिटरी कांस्टेंट कौन सा कहलाएगा, किसी को पता है क्या। आर्बिटरी कांस्टेंट, आर्बिटरी कांस्टेंट आप किसको बोलेंगे, ए इज योर आर्बिटरी कांस्टेंट इन दिस इक्वेशन। 4 एक आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है। आर्बिटरी कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू अगर आप चेंज करते हो तो जो कर्व है उसका नेचर नहीं चेंज होता है। जैसे अगर मैं इक्वेशन बात करूं x² प्लस y² इज इक्वल टू r², ये किसकी इक्वेशन होती है, ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है। ये एक सर्कल की इक्वेशन है, और इसको ये सर्कल कौन सा है, सेंटर इसका ओरिजिन पे है और रेडियस इसकी r है। अगर इसी सर्कल का सेंटर होता है h, k पे, तो इक्वेशन ये बन जाती है। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं पूछती हूँ आपसे आर्बिटरी कांस्टेंट कौन से हैं, तो क्या बोलोगे, कौन से इनमें आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं। इस इक्वेशन में कितने आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट है और कौन से हैं, प्लीज रिप्लाई। आर्बिटरी कांस्टेंट में आर काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आर्बिटरी कांस्टेंट का ये मतलब है कि आप उसकी वैल्यू चेंज कर दो तो भी कर्व का नेचर चेंज ना हो, कर्व का नेचर, कर्व का साइज, कर्व का शेप चेंज ना हो। तो बेसिकली h, k क्या डिनोट करता है, वो पॉइंट जहां पे आपका सेंटर है, ये है आपका h, k, बट रेडियस क्या है, ये लेंथ। अगर आपने r को एक कांस्टेंट मान लिया, r को एक आर्बिटरी कांस्टेंट मान लिया, तो r की वैल्यू मतलब चेंज हो सकती है। सर्कल की रेडियस इंक्रीज हो सकती है, सर्कल की रेडियस डिक्रीज हो सकती है, बट वो चीज नहीं है। सर्कल अगर वो होता तो सर्कल किसी भी शेप में चेंज हो सकता था। बेसिकली
आर्बिट्ररी कांस्टेंट का ये मतलब है कि अगर मैं इस सर्कल को यहाँ उठा के रख दूं, यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, तो भी उसका साइज और शेप चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं कि जिनके चेंज होने से आपके साइज और शेप में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो ही आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे अगर आप पूछते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन से हैं, तो सिर्फ h और k आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। क्या समझ में आया या नहीं ये बात? आर्बिट्ररी कांस्टेंट वो कांस्टेंट बोलेंगे जिनकी वजह से आपका देयर विल बी नो चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ योर कर्व। ओके, तो कोई डाउट नहीं आई गेस। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमको समझ में आ गया। यहाँ पे 4 एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, उसकी वैल्यू आपको पता है, 4 की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड है। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो रही है, 4 की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो रही है। h, k की वैल्यू चेंज हो रही है, 4 की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वो तो एक कांस्टेंट है ना। तो सिर्फ एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपका क्या है यहाँ पे, सिर्फ a ही आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन करोगे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं हम, differentiating one time, what you will get? Differentiation of this thing, y square differentiation 2y, फिर y क्योंकि वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा dy by dx टर्म। फिर क्या है, इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 4ax, 4 एंड a आर कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन से बाहर आ गए, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, यहां से आपको मिल गया 2y dy by dx इज इक्वल टू 4a। करना क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या चाहिए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं चाहिए। एक बार हमको डिफरेंशिएट कर दिया हमने क्योंकि हमारे पास एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था। अब क्या करना है, इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है उसमें आपको ये कांस्टेंट को रिमूव करना है। कांस्टेंट को रिमूव कैसे करेंगे बताएं कमेंट्स में। इस कांस्टेंट को मुझे रिमूव करना है। हाउ टू रिमूव दिस कांस्टेंट, डिवाइड बाय 4 को डिवाइड करने से क्या होगा, a को हमें एलिमिनेट करना है। बेसिकली मुझे क्या चाहिए, मैंने बोला है डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन which does not contain arbitrary constants। तो इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आपको इस इक्वेशन से एलिमिनेट करना पड़ेगा, और उस एलिमिनेशन के लिए यस हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। दिस इज योर इक्वेशन 1, ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन 2। अगर आप इक्वेशन 1 को देखते हो आपको यहाँ से मिल रहा है 4a, थ्रू इक्वेशन 1 4a आपको मिल रहा है इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय एक्स। यही करना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। कितनी बार डिफरेंशिएट करना वो हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने उससे पता चल जाएगा। जैसे अगर बस फाइनल इक्वेशन आ गई उससे बस ये देख लो कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है विद द हेल्प ऑफ जो इक्वेशन है आपके पास, उस इक्वेशन की हेल्प से। तो बस 4a की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2y dy by dx is equal to y square x। सो सिंप्लीफाइंग, y से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आ जाएगा dy by dx is equal to 1 y by 2x। ये है आपका फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, इसको एक और फॉर्मेट में भी लिख सकते हो आप, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो 2x dy by dx माइनस y इज इक्वल टू 0। किसी भी फॉर्मेट में लिखो, ऑप्शन से मैच होना चाहिए बस। ठीक है, तो दोनों आंसर आपके सही है। कोई डाउट इस पार्ट में? क्वेश्चन फॉर यू, इस फंक्शन के लिए, फंक्शन आपको गिवन है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोई, उसके लिए आपको बताना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। सबसे पहले हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर देयर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं और कौन से हैं, बताएंगे सभी लोग। आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कौन से हैं? यस, ऑब्वियसली 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो कैपिटल A एंड कैपिटल B आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसका मतलब आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा ताकि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए। आप लोग सभी लोग ट्राई करेंगे और कमेंट्स में टाइप करेंगे। 2 बार डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, आ जाएगा dy by dx is equal to डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। फिर आपके पास है b और डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x। ठीक है, एक और बार डिफरेंशिएशन, क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो d2 by dx स्क्वायर इज इक्वल टू
डिफरेंशिएशन इस पूरे टर्म का, तो माइनस ए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, फिर प्लस बी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन एक्स। तो बेसिकली आपके पास कौन सी इक्वेशन बन रही है, ये बन रहा है d2y बाय dx स्क्वायर इज माइनस ए कॉस एक्स और माइनस बी साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है उसमें से ए और बी को आपको एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे, आपके पास तीन इक्वेशन प्रेजेंट है। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन dy बाय dx है, और तीसरी इक्वेशन ये है। तो इन्हीं का आपको यूज करके चेंज करना है। और अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करोगे तो आपको दिख रहा है 1 और 3 में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस कॉमन निकाल के a cos x प्लस b sin x, और ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो यहां से आपके पास आ गया d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ y, और योर डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, ये है आपका फाइनल सोल्यूशन, जिसमें ना कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, और आपका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनना चाहिए था, क्योंकि आपका दो कांस्टेंट है तो वो भी हमको मिल रहा है। और बट ये जरूरी नहीं कि आपको हमेशा dy बाई dx में मिलेगा, dy बाई dx तो जरूरी नहीं है, बट हाईएस्ट डेरिवेटिव जितने कांस्टेंट है उतना ही आपका ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको एक पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट इन द फंक्शन। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे वही उस इक्वेशन का ऑर्डर बन जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट, कोई डाउट? तो इसी तरीके के बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे गेट में इससे भी इजी क्वेश्चन आते हैं। गेट क्वेश्चंस हम इस चैप्टर के एंड में सभी क्वेश्चन साथ में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये कुछ गेट क्वेश्चन में डिस्कस कर रही हूँ, और लास्ट में भी हम कुछ अलग से पूरा एक क्विज के फॉर्मेट में लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।